नमस्कार साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो जब मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करता हूं तो डेफिनेटली सबको ऊपर ऊपर से पता है, हाँ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। एंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। एंड जो हमारा जुडिशियरी है, जो कोर्ट कचहरी लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो सिविल कोर्ट्स होते हैं, वो उनका काम यही होता है कि दे एंश्योर दैट फंडामेंटल राइट्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द सिटीजंस। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर अनअवेयर कि एग्जैक्टली फंडामेंटल राइट्स हमारे पास कितने होते हैं, क्या होते हैं, व्हाट आर आवर फंडामेंटल राइट्स। कुछ ही हमको मुंह जबानी पता होता है कि हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अच्छे से पता नहीं है। एंड अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं, देखो अल्टीमेटली आंसर में आपको अपना नॉलेज दिखाना होता है। अगर आपको मार्क्स बटोरने हैं तो आपको शो ऑफ करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि देखो भाई मुझे फंडामेंटल राइट्स याद हैं। अब कहाँ पे आप उसको यूज करोगे वो आपका स्मार्टनेस है, बट जरूर आपको किसी ना किसी आंसर में उसको प्लग जरूर करना है। इस लेक्चर को बहुत अच्छे से आप अटेंड करो, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को आप अच्छे से फील करो एंड उसको आप एग्जाम में जरूर यूज करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेट अस अंडरस्टैंड द फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आर enshrined in part 3 of the constitution from articles 12 to 35। तो बेसिकली देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बहुत ही मोटी किताब है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एग्जैक्टली है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सारे के सारे गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं कि देश कैसे चलेगा। तो देश को चलाने के लिए जो भी स्टेप्स हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मौजूद है। तो इलेक्शंस के बारे में मौजूद है, कोर्ट कैसे काम करेंगे, नया लॉ कैसे बनेगा, पार्लियामेंट कैसे काम करेगा, पार्लियामेंट में एंट्री कैसे मिलेगी वाया इलेक्शंस, अब इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उसकी भी जानकारी है, लाइक इलेक्शन कमीशन हो गया या जो भी मिनिस्ट्रीज हो गई अलग अलग। तो आइडिया ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी सरकार लाइक तीन विंग है जो भारत को चलाती है। एक तो हो गया पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, एक हो गया एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्ट्रीज हो गई, हर एक मिनिस्ट्रीज में मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं, है ना, या जो भी मिनिस्ट्री के भी सेक्रेटरीज होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज, वो सब उसमें आ जाएंगे एग्जीक्यूटिव विंग में। और जुडिशियरी विंग, उसमें आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, वो सब आ जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरा मेंशन्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड आर्टिकल्स है उसके अंदर। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज 25 पार्ट्स, टोटल 25 पार्ट्स हैं एंड टोटल 448 आर्टिकल्स हैं। अब जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 1950 में, 26 जनवरी 1950, जब हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। हम रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि उस दिन 1950 में, 26 जनवरी 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। उससे पहले क्या था, ब्रिटिशर्स भारत को चलाते थे। तो ब्रिटिशर्स के जो कानून होते थे, उनका जो वे ऑफ गवर्नेंस था वो था ब्रिटिशर्स वे ऑफ गवर्नेंस। भारत आजाद हो गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने ये था कि अब देश को चलाएं कैसे, पावर्स को कैसे एक्सरसाइज करें, पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, पावर को कैसे कंट्रोल करें। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, पावर को कैसे एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइजिंग द पावर इज गवर्नेंस। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को अडॉप्ट किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को अडॉप्ट किया 1950 में। उस दौरान हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 22 पार्ट्स थे एंड 395 आर्टिकल्स थे। दीज राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। अब जो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो कोर्ट्स एनफोर्स दीज राइट्स। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट्स एंश्योर, जुडिशियरी का काम यही है कि फंडामेंटल राइट्स फॉलो कराना, इंश्योर कराना कि
हर एक सिटीजन अपना फंडामेंटल राइट एंजॉय कर रहा है। कल को आपको लग रहा है कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, या कोई एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन या एक पॉलिटिकल लीडर जिसके पास पावर है, वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कोर्ट विल इंश्योर दैट आप यू आर exercising and you're enjoying your fundamental rights. Citizens can approach the judiciary if their fundamental rights are violated. And वही तो कोर्ट कचहरी का सारा मामला है। लाइक हाई कोर्ट में हम जाते हैं, हम केस करते हैं। केस हम क्यों करते हैं कोर्ट में? क्योंकि कुछ हमारे साथ इनजस्टिस हो गया है, लाइक कुछ अन्याय हो गया है, तो हम वी सीक जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट। हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गए, तो हम कोर्ट से गुहार लगाते हैं कि आप इसको वॉच करो। क्योंकि देखो, फंडामेंटल राइट्स वायलेट कैसे हो सकते हैं? जब लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। लॉ एंड ऑर्डर कैसे डिस्टर्ब हो गया? अब लॉ एंड ऑर्डर को ग्राउंड लेवल पे कौन मेंटेन कर रहा है? पुलिस ऑफिसर्स, है ना, स्टेट पुलिस हो गया या सिटी पुलिस हो गया, वो कर रहे हैं। अब वहां पे अगर कुछ आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो गया हो, तो यू कैन यूज दैट। अब फंडामेंटल राइट्स होते क्या क्या? अभी हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, हम डिटेल में भी डिस्कस करें। तो सबसे पहला जो राइट होता है वो होता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। उसमें जो सबसे पहला फंडामेंटल राइट होता है वो होता है राइट टू इक्वालिटी। इसका आर्टिकल्स 14 टू 18 में राइट टू इक्वालिटी के प्रोविजंस मौजूद हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर हम लेके आएंगे या उस बुक को देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, तो उस जो पार्ट 3 है उसमें आर्टिकल 14 टू 18 में राइट टू इक्वालिटी के प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, इसके आर्टिकल 19 एंड 22, लाइक 19 टू 22, आर्टिकल्स 19 टू 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफ पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम विच इज अ फंडामेंटल राइट। अगला जो फंडामेंटल राइट है दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड आर्टिकल्स फ्रॉम 23 टू 24। तो अभी हम फटाफट से तीनों फंडामेंटल राइट रिवाइज करते हैं। टोटल 6 हैं, तो पहले 3 हमने डिस्कस किया। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल्स 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल्स 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल्स 23 टू 24। अब अगला जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये होते क्या है इसको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम फंडामेंटल राइट है क्या, लाइक 6 फंडामेंटल राइट्स को हम अच्छे से समझ रहे हैं, लाइक इसको मेमोराइज कर रहे हैं एक तरीके से। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, आपको जरूर इसको एग्जाम में यूज करना है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल्स फ्रॉम 25 टू 28 में इसके प्रोविजंस हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगला जो फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड आर्टिकल्स 29 टू 30। एंड आखिरी 6th फंडामेंटल राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड आर्टिकल्स इज 32। तो आर्टिकल 32 डील्स विद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल्स 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल्स 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल्स 23 टू 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल्स 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल्स 29 टू 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको फील करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि ये है क्या आखिरकार, क्योंकि ये राइट हमारे लिए तो है। वी आर सो थैंकफुल, वी शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल टू अवर फ्रीडम फाइटर्स। आज भगत सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना जान न्यौछावर कर दिया हमको आजादी देने के लिए। कितने फ्रीडम फाइटर्स ने रक्त बहाया, लाइक सुभाष चंद्र बोस हो गए या बहुत सारे हैं, वो तो मैं तो किन किन का नाम लूं, है ना। so many freedom fighters, they are so respectable, like we are so grateful to them। आज उनके बदौलत हमको आजादी मिली है एंड हम ये सारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सपीरियंस एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये अपने को गिफ्ट मिला है, तो इस गिफ्ट को जानना हमारा हक है। एंड हमको ये भी इंश्योर करना है कि अगर कोई सामने वाला जो कि थोड़ा इलिटरेट है या उसको इस चीज की जानकारी नहीं है, बट हम देख पा रहे हैं कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो हमको जरूर साथ निभाना है। क्योंकि अब भारत आजाद है, बट अब हमको सबको मिलके चलना है। ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमको एक दूसरे का
हाथ पकड़ के, हाथ मिला के आगे बढ़ना है, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, दैट इज द की। तो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है राइट टू इक्वालिटी, इसका क्या मतलब होता है देखते हैं। तो इक्वालिटी का मतलब पता ही है कि ऑल आर इक्वल, कोई भेदभाव नहीं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अगर मैं कानून की बात करूं, कानून अंधा कानून है, द ब्लाइंड लेडी ऑफ जस्टिस। अंधा कानून, अंधा कानून का मतलब कानून के नजर में हर कोई समान है, चाहे कितना भी पावरफुल हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, आज कितने महीनों तक वो जेल में रहे। सिटिंग चीफ मिनिस्टर जब जेल में चला गया, दैट इज द पावर ऑफ लॉ, दैट इज द पावर ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। एंड राइट टू इक्वालिटी प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई भेदभाव ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये है कि भारत में हम रिलीजन के नाम पे भेदभाव नहीं करेंगे, लाइक एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो कानून की नजर में हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, दे आर सेम। या सरकार की नजर में भी वो सेम है। जब सरकार पॉलिसी बनाती है तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदुओं के लिए अलग बना रही है, मुस्लिम्स के लिए अलग बना रही है। तो मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज तो कॉमन ही होती है, रेस, कास्ट, है ना। तो कोई कास्ट का भी भेदभाव नहीं है। सो तो राइट टू इक्वालिटी एंश्योर्स प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, दैट इज द जेंडर। भारत में लाइक डेफिनेटली पहले जब भारत आजाद हुआ था तो जरूर लाइक फीमेल को थोड़ा सा क्या कहते हैं रिजर्व रखते थे, लाइक लाइक उनको थोड़ा अत्याचार भी सहना पड़ता था। बट नाउ लाइक द न्यू इंडिया जो हम देख रहे हैं, वहां पे तो फीमेल आज के टाइम पे जो जो विमेन है वो कितना आगे निकल गई है। लाइक वो सीईओ बन गई है, वो कंपनीज रन कर रही है, वो बड़े लाइक आईएएस में भी, लाइक ब्यूरोक्रेसी में भी कितने टॉप पोजीशंस में वो जा रहे हैं। आप में भी कितने सारे लोग जो जो फीमेल है, जो विमेन है, दे विल क्रैक दिस एग्जाम एंड रीच टॉप पोजीशंस इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिशियंस कितनी सारी, जैसे स्मृति ईरानी है, और भी जो भी वो कितने सारे फीमेल, सोनिया गांधी, तो दे आर इनटू पॉलिटिक्स। तो हर एक फील्ड में दे आर एसिंग अहेड। कानून के सामने भी दे आर इक्वल, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जगह के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अरे तुम तो साउथ इंडियन हो, तुम तो नॉर्थ इंडियन हो, चाहे साउथ इंडियन हो चाहे नॉर्थ इंडियन हो चाहे बंगाली हो चाहे महाराष्ट्रियन हो, हर कोई बराबर है। हर किसी को जब सरकार पॉलिसी बनाती है तो सबको समानता से देखती है। एंड कानून के सामने भी ऑल आर इक्वल, दैट इज द इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट टू इक्वालिटी। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है राइट टू इक्वालिटी का, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब है गवर्नमेंट सर्विसेज। तो गवर्नमेंट सर्विसेज में कभी भी पक्षपात नहीं किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, या ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, या ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, या ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। जरूर कोटा सिस्टम है, रिजर्वेशन सिस्टम है, बट दैट इज डिफरेंट। रिजर्वेशन सिस्टम का मतलब या उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। रिजर्वेशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस, क्योंकि जब बैकवर्ड क्लास अपलिफ्ट होगा तो देश में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उससे हम फाइट कर पाएंगे। आज भारत के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो डिवाइड, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ये जो डिवाइड हो रहा है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो रिजर्वेशन से हम उस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से लड़ रहे हैं, लाइक लाइक उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दिस इज राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी, दैट इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। ये तो काफी कम हो गया है, काफी कम हो गया है। जैसे अनटचेबिलिटी पहले तो बहुत ही ज्यादा था, या जब भारत में किंग्स रूल था तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा था। ये लाइक जो शूद्र होते थे, हम है ना, उसमें सेक्टर्स होते थे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, शूद्र हो, अनटचेबिलिटी, भाई मैं तुम्हारे यहाँ पे नहीं खाना खा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो ये सब एक वो था। बट अगर हम हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं तो वहां पे तो लॉर्ड विष्णु, लाइक लॉर्ड राम ने एग्जाम्पल दिया, भाई शबरी के उन्होंने झूठे बेर खा लिए, या कृष्ण भगवान ने भी
लाइक जब लीला रची तो उन्होंने कितनी बार मिलके भोजन किया है। तो भगवान भी ये कहना चाह रहे हैं कि अनटचेबिलिटी नहीं। देखो भाई, सारे मनुष्य के अंदर भगवान को देखना है, ऑल आर गॉड। एंड दैट इज व्हाट इन ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो, ब्यूरोक्रेसी भी में भी आप भाई आप लोग यही कहते हो ना कि भाई हम क्यों ब्यूरोक्रेट बनेंगे, हम क्यों आईएएस ऑफिसर बनेंगे, हम जनता की सेवा करेंगे। हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, हम जनता का उद्धार करना चाहते हैं, है ना। तो वो जब भी हम कर पाएंगे जब हम उनको इज्जत देंगे। इज्जत कैसे देंगे? जब हम उनको भगवान जैसे ट्रीट करेंगे, है ना। तो कोई तो लेट अस सी गॉड इन एवरीबडी। अगर कोई गलत भी कर रहा है तो उसको हम अच्छे से समझाएंगे। वो मार्ग भटक चुका है, हमको उसको सही मार्ग में खींच के लेके आना है। तो अनटचेबिलिटी काफी बड़े मात्रा में, लाइक टू अ लार्ज एक्सटेंट एबॉलिश हो चुका है। और टाइटल्स, अब तो टाइटल्स का उतना ज्यादा रोल रहा नहीं, क्योंकि जब से ये एजुकेशन सिस्टम, लाइक जो अभी जो जेन जी जो है, आज का जो युग, जो नई नई जनरेशन है जेन जी, उसमें तो टाइटल्स का तो बहुत ही अब कुछ रहा नहीं। सब लोग अपना मिलके अपना रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं। या इट्स गुड। अब अगला है राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम में डेफिनेटली फ्रीडम की बात आती है। तो फ्रीडम तो कितना, ये तो हमको मिला है फ्रीडम, आजादी। तो हमको किस किस चीज की आजादी है, किस किस चीज का फ्रीडम है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हम जो चाहें वो बोल सकते हैं, लाइक डेफिनेटली। अब ऐसा नहीं है कि किसी को आप गाली देने लग जाओ, किसी का डिफेमेशन करने लग जाओ। सेंसिबल तरीके से हैव राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, वो भी मोर प्रिसाइज। हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि मैं अपनी बात रख सकता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ पे अपनी बात रख रहा हूँ आपके सामने, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, तो उसमें मैं कुछ आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो दैट इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकता हूँ। आई हैव द फ्रीडम फॉर दैट। मैं अपने विचार रख सकता हूँ। दैट इज डेमोक्रेसी। फ्रीडम ऑफ असेंबली, लोग असेंबल कर सकते हैं। दैट इज लीगल। भाई अगर 5-6 लोग इकट्ठा हो गए, इसमें कोई गलत बात नहीं, इकट्ठा हो सकते। तो राइट टू असेंबली, लाइक फ्रीडम ऑफ असेंबली है अपने पास। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हम लोग मिलके एसोसिएशंस बना सकते हैं, हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, हम लोग एनजीओ बना सकते हैं। वो अपने पास लीगल राइट है। अगर आप एसोसिएशन बनाते हो तो, अब एसोसिएशन हम कैसे बनाते हैं? जैसे लेबर एसोसिएशन होता है, तो वेलफेयर के लिए वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं। एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोटेस्ट। हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, प्रोटेस्ट लीगल है इंडिया में। लाइक पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। आप जैसे आप देखते हो ना, धरना लग जाता है। धरना कैसे लगता है कि लोग मतलब रोड ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, एक अच्छी जगह पे साइड में बैठे हुए हैं, एंड वो शाउट करते हैं या वो स्लोगन्स करते हैं कि हमको हमारी ये मांग है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, है ना। एंड कुछ बैनर्स भी वो यूज करते हैं। तो दैट इज द पीसफुल प्रोटेस्ट, दैट इज लीगल, दैट इज द फंडामेंटल राइट। कल को अगर लेट अस सपोज आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपके साथ अत्याचार हो रहा है, तो आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हो। दैट्स योर फंडामेंटल राइट, है ना। एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये कितना अच्छा है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब ये है कि भारत के अंदर हम किसी भी जगह जा सकते हैं। वहां पे कोई आपका साथ चेकिंग वगैरह नहीं होगा, कोई वीजा वाला सिस्टम नहीं है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मैं पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकता हूँ, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, या गोवा से लेके आपका असम तक, या और भी लाइक ईस्ट ईस्टर्न मोस्ट रीजन्स में मैं जा सकता हूँ। कहीं भी मैं जा सकता हूँ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है मेरे पास। दैट्स द राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। ये भी कितना इंटरेस्टिंग है। कल को आप जैसे जॉब सर्च कर रहे हैं, आपकी जॉब लेट अस सपोज मुंबई में लग गई, तो आप मुंबई चले जाओ, मुंबई जा सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस है आपके पास। फिर अपने पास है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ये भी कितना इंटरेस्टिंग है कि राइट टू फ्रीडम, आप जो मर्जी वो काम कर सकते हो। वहां पे आपका क्रिएटिव एस्पेक्ट, कोई आप पे दबाव नहीं बना रहा, या सरकार आपको नहीं कह रही कि नहीं तुमको टेक्नीशियन बनना है, ये इंडस्ट्री है, इसमें अपने को 1000 लोग चाहिए, तुम टेक्नीशियन बनो और इसमें काम करो। और आप बनना चाहते हो आईएएस, और सरकार कह रही है कि भाई आपको हम बनाएंगे टेक्नीशियन। तो ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कितनी अच्छी बात है। वी आर सो थैंकफुल टू अवर फ्रीडम फाइटर्स, कितना अपने को आजादी मिली है। आपको जो मन, अगर आपको डॉक्टर बनना है आप डॉक्टर बनो, आपको पायलट बनना है पायलट बनो, आपको इंजीनियर बनना है आप इंजीनियर बनो, जो बनना है आप बनो, आपको आईएएस बनना है आप बनो। एवरीबडी इज एलिजिबल। तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, तो राइट टू फ्रीडम।
अब राइट टू फ्रीडम में जो अगला प्रोविजन है वो है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि देखो, जब भी कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस का मतलब है कि कोई गिल्टी साबित हो गया, अब उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो नपी तुली मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पर्सनल भड़ास निकालने के लिए उसको गिल्टी साबित कर दो एंड अपनी सारी खुन्नस उसमें निकाल दो। नहीं, हर चीज का सिस्टम है। तो यहाँ पे फ्रीडम में अपने को क्या फ्रीडम मिलता है कि अगर कोई क्राइम करता हुआ पकड़ा जाता भी है तो उसको जो सजा मिलेगी वो मेजर्ड सजा होगी, नपी तुली सजा होगी। उसमें सेक्शंस होते हैं ना। तो इसीलिए जब कोर्ट ऑफ लॉ अपना जजमेंट सुनाता है तो वो सेक्शन के तहत सुनाता है कि इस पे ये सेक्शन लगेगा, ये सेक्शन लगेगा, ये सेक्शन लगेगा, तो उसको इतने साल की सजा होगी, इतनी पेनाल्टी उसको देनी पड़ेगी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। एंड अगला जो राइट टू फ्रीडम है दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर किसी को जीने का अधिकार है। कल को आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आपको मारने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली आप लॉ एंड ऑर्डर का सहारा लोगे। बट सेल्फ डिफेंस में इसलिए तो लोग बंदूकें भी कैरी करते हैं भाई। कोई वाइल्ड एनिमल अटैक कर दे सेल्फ डिफेंस में, या सेल्फ डिफेंस में लोग भाई किसी को खतरा है किसी गैंगस्टर से। अब जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, वो साफ साफ सलमान खान को क्या कहते हैं, धमकी दे रहा है, थ्रेट्स। अब बाबा सिद्दीकी को उसने शूट आउट कर दिया दिन दहाड़े, तो उसके उसके गैंग मेंबर्स ने, है ना। तो जहाँ पे भी ऐसी बात आती है तो फिर वो बॉडीगार्ड्स रखते हैं, है ना। तो हर किसी को जीने का अधिकार है, तो आप बॉडीगार्ड्स रख सकते हो। आप अपनी सेफ्टी के लिए लाइसेंस्ड वेपन्स भी कैरी कर सकते हो। बट अगर आप उसका मिसयूज करोगे तो डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर फिर आपको पकड़ लेगा, वो एक अलग बात है। बट ये आपके पास राइट है, राइट टू लाइफ है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू लाइफ है। अब राइट टू लाइफ का नेक्स्ट लेवल अपने को देखने को मिला जहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लाइमेट चेंज को भी इंक्लूड कर लिया राइट टू लाइफ में, कि सिंस हमारे पास जीने का अधिकार है, अगर अपने को कोई ऐसी इंडस्ट्री दिखाई दे रही है जो बहुत ही ज्यादा एयर पोल्यूशन कॉज कर रही है या बहुत ही ज्यादा वाटर पोल्यूशन कॉज कर रही है, तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे राइट टू लाइफ के अगेंस्ट काम कर रही है। क्योंकि जब एनवायरमेंट दूषित होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो हमारे जीवन को ही तो खतरा मिले होगा। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हमारा एक फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम। एंड अगला राइट टू फ्रीडम में प्रोविजन है राइट टू एजुकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी भारतवासी के पास, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी नागरिक ऑफ इंडिया हैज द राइट टू एजुकेशन। हर किसी का हक है। एजुकेशन इज अ हक, it's a right, it's a right to education. And since it's a right to education, it is the responsibility of the government. it's the इसीलिए तो जुडिशरी ये कहता है कि सिंस ये राइट टू एजुकेशन एक हक है हर एक सिटीजन का, तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना ही पड़ेगा कि हर किसी को एजुकेशन मिले। उसी के लिए तो आज इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस अपने को देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कि बहुत ही लो फीस में, तो काफी जगह तो फ्री में पढ़ाई हो रही है। मिड डे मील भी मिलता है बच्चों को, क्योंकि ये सरकार का कर्तव्य है। क्योंकि हर किसी भारत के नागरिक का हक है पढ़ाई का, एंड सरकार उसमें एक रोल प्ले कर रही है बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एजुकेशन थ्रू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। दैट इज राइट टू एजुकेशन। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से जो हायर एजुकेशन की फीस है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। उस पर हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे। बट ये वाली बात अपने को समझ में आई। अगला राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। हाँ, अच्छा, इसमें भी बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक राइट टू फ्रीडम है। कोई भी आपको एवे ही अरेस्ट नहीं कर सकता है, कोई भी आपको एवे ही डिटेंशन नहीं कर सकता है। अगर पुलिस को भी आपको अरेस्ट करना है तो पहले वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहां पे अर्जी लगती है, और वहां पे जब कोर्ट का फैसला आता है तभी डिटेंशन किया जा सकता है। पुलिस आ सकती है, पूछताछ कर सकती है, दैट इज राइट। पूछताछ वो कर सकती है। हो सकता है आपको पुलिस स्टेशन बुला ले, आप बड़े इज्जत से आपको पानी चाय वगैरह भी मिलेगा। अगर अगर डिपेंडिंग ऑन ऑन योर प्रोफाइल, आप वहां पे उनकी मदद कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में।
आपको वो डिटेंशन ऐसे ही नहीं कर सकते, उनके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए। अरेस्ट वारंट को कहाँ से मिलेगा? उनको मिलेगा कोर्ट ऑफ लॉ से, चाहे फिर वो आपका क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या जो मजिस्ट्रेट होता है वहां पे, वहां से उनको मिलेगा परमिशन। तो दैट इज द राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले आजादी की जब हमने लड़ाई करी तो जो ये ब्रिटिशर्स थे वो दिन दहाड़े किसी को भी बंदी बना लेते थे। अब ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को हम समझते हैं तो इसमें प्रोहिबिशन ऑफ, प्रोहिबिशन का मतलब रोकना या उसको प्रिवेंट करना। सो प्रोहिबिशन ऑफ या उसको कंट्रोल करना। देखो डेफिनेटली मैं उतना प्रिसाइज अभी नहीं हूँ, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि मैं एकदम प्रिसाइज हूँ। रेगुलेशन, स्टॉपिंग एंड प्रोहिबिशन, इन तीनों में डिफरेंस है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, उसको हम नेक्स्ट टाइम जरूर कंसिडर करेंगे। अभी आप इसको थोड़ा ऐसे ही फील करो कि एक तरीके से रोकना, प्रोहिबिट करना ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं इसको कहते हैं ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है? एक्सप्लॉयटेशन का मतलब एक तरीके से मिस यूज करना या एक्सप्लॉइट करना। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई केस देख रहे हो तो आप खुल के आवाज उठा सकते हो, वहां पे ह्यूमन फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हो रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है? भाई ऑर्गन की सेलिंग करना। लोग तो ट्रेड करते हैं, जिसमें कि जो गर्ल्स का ट्रेड कर दिया, ये जो जो होता है ना भिखारी होते हैं जो स्लम एरियाज में होते हैं, चाइल्ड लेबर के नाम पे उनका ट्रेड कर दिया। ऐसा ऐसा होता है, आपने मूवीज में जरूर देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, है ना। न्यूज़पेपर अगर आप रीडिंग करते हैं तो जरूर आप ये सब इंसिडेंट्स देखते हैं। इट्स अ रियलिटी, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है आज भी। तो ये एक बहुत ही डेंजरस थिंग है। एंड वहां पे साफ साफ फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर का मतलब ये है कि कोई काम नहीं करना चाह रहा है, जानबूझ के उससे काम करा रहे हो या उस पर दबाव डाल के काम करा रहे हो, दैट इज आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। लाइक कोई जॉब कर रहा है, उसका कमिटमेंट है 8 घंटे का, जो जॉब ओनर है या जो कंपनी ओनर है या जो एचआर है उससे 12-12 घंटे काम करवा रहे हैं। तो वो एक्सप्लॉयटेशन है। तो वहां पे आप आवाज उठा सकते हो। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि जो बात हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, उससे ज्यादा आपसे काम कराया जा रहा है और पैसे भी आपको नहीं दे रहे हैं, तो आप खुल के आप आवाज उठा सकते हो। आप लॉ एंड ऑर्डर का भी मदद ले सकते हो। क्योंकि देखो बात ऐसी होती है ना, जब भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो सबसे पहले तो हम आवाज उठाते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट करते हैं, प्लीज आप इसको कंसिडर करिए। फिर भी अगर वो नहीं मानता है, अगर वो फिर भी नहीं मानता है, तो हम लॉ एंड ऑर्डर का मदद लेते हैं, हम पुलिस के पास जाते हैं, हम एफआईआर दर्ज करते हैं। एंड फिर आगे हम वहां पे भी अगर अपने को कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। तो ये पूरा एक हायरार्की है टू इंश्योर द फंडामेंटल राइट। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आएगा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस ऑक्यूपेशंस, वही चाइल्ड लेबर वाला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले जब भारत आजाद हुआ था उसके कुछ डेकेड्स के बाद चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया के सामने। चाइल्ड लेबर वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, जहाँ पे कि छोटे छोटे बच्चे माइंस में काम कर रहे हैं, या होता है ना जो हजार्डस रीजन्स होते हैं वहां पे वो काम कर रहे हैं। तो चाइल्ड लेबर में भी एक्सट्रीम जब हो जाता है जब वो हजार्डस रीजन्स में काम कर रहे हैं, तो वो भी एक्सप्लॉयटेशन है। तो जहां भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वहां पे आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। अगर किसी विमेन के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन इन अदर सेंस, कोई स्टॉकिंग कर रहा है या कोई आपको लग रहा है कि परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। जो भी विमेन है ना, उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कोई उनको उसको बार बार फोन करके परेशान करने की कोशिश कर रहा है ना, बार बार कॉल कर रहा है या मैसेजेस कर रहा है या कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वो भी एक्सप्लॉयटेशन है। तो जरूर आपके पास पावर है, आपके पास जनता के पास क्या पावर है कि जब भी आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पहले आप पीसफुली रिजॉल्व करो। अगर पीसफुली रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो टेक द हेल्प ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इस तरीके से काम होता है। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल्स 25 to 28 के अंदर राइट टू फ्रीडम्स ऑफ रिलीजन की बात करी गई है। इसमें हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है फ्रीडम ऑफ
कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब ये है कि कोई भी अपने मर्जी से रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी उस पर जोर जबरदस्ती नहीं है कि भाई तुमको हिंदू ही करना है या तुमको क्रिश्चियन ही करना है या तुमको मुस्लिम का रिलीजन ही फॉलो करना है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लॉ कभी भी आपको ये सब एनफोर्स नहीं करेगा या सरकार कभी एनफोर्स नहीं करेगी। रिलीजन इज योर चॉइस, ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको कौन सा रिलीजन फॉलो करना है, आपको कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करना है। एंड कोई अगर किसी रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहा है तो वो भी उसका फंडामेंटल राइट है। अब रिलीजन को कैसे प्रोपोगेट करते हैं, अब हम देखते हैं ना, जैसे अब हिंदुइज्म में हम देखते हैं कि जो कथावाचक होते हैं वो जगह जगह जाके कथा करते हैं, शिव महापुराण हो गया, रामायण भागवत कथा, जहाँ पे कि लोग इकट्ठा होते हैं तो वो महादेव का गुणगान कर रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा का गुणगान कर रहे हैं, सबका गुणगान कर रहे हैं, है ना, सिग्निफिकेंस बता रहे हैं हिंदुइज्म का। वो एक एस्पेक्ट हो गया। या फिर क्रिश्चियंस में एक अलग तरीके से करते हैं, उसमें प्रेयर्स होती है जहाँ पे कि हीलिंग हीलिंग होती है। हीलिंग में क्या होता है कि कुछ ओरेटर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, मास गैदरिंग होती है तो वो जीसस को बुलाते हैं एंड हील करते हैं। एंड इस्लाम में अपना एक अलग तरीके से वो उसको फैलाया जा रहा है। तो प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। एंड सिक्स में गुरुद्वारा का कल्चर है, जहाँ पे कि हर सिटी में आपको 2-3 गुरुद्वारे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे फ्री लंगर कराया जाता है, संकीर्तन, है ना, जैसे गुरु का जो भी प्रेज है वो सब उसमें कराया जाता है। तो प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, तो दैट इज द फंडामेंटल राइट, नो नो वन कैन स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग दैट। कल को मुझे महादेव का गुणगान करना है तो मैं कर सकता हूँ, कोई भी मुझे नहीं रोकेगा, इजंट इट? इट्स माय फंडामेंटल राइट। सो दैट इज द आइडिया, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हाँ, तो रिलीजियस अफेयर्स मतलब वही ना, जैसे अब भारत में कितने सारे रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, जैसे पुरी की यात्रा हो गई, है ना, जगन्नाथ पुरी हो गया, या फिर अब तिरुपति में अलग ही वहाँ पे सिस्टम चलता है, सबरीमला में अलग सिस्टम चलता है, वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, कितने सारे हम लोग या हम कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स बनाते हैं जहाँ पे कि अब गणेश चतुर्थी में गणेश जी को बैठाते हैं तो वहाँ पे रिलीजियस गैदरिंग होती है, वो भी एक तरीके का रिलीजियस अफेयर हो गया। या अगर आप सुंदरकांड करा रहे हो, रामायण का पाठ करा रहे हो, वो भी एक तरीके का रिलीजियस अफेयर हो गया। वी आर फ्री टू डू दैट, कभी भी लॉ एंड ऑर्डर आपको फोर्स नहीं करेगा। अच्छा, वो कर सकता है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। जो जितने भी फ्रीडम्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, फंडामेंटल राइट्स, हम ये जो भी फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर रहे हैं, अगर कल को कंट्री में इमरजेंसी लग जाती है या किसी रीजन में या किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाती है, जहाँ पे कि एक कुछ जैसे कि अभी मुंबई में 26/11 में हुआ था, जो जो टेरर अटैक हुआ था, तो वहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस आप पे आ जाती है। या फिर कोविड-19 की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई थी, जहाँ पे कि लॉकडाउन, लॉकडाउन में फिर आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रोक लग गई, फिर आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब चीजें भी है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बट अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अपने को फील आ रहा है कि वो क्या होता है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। तो जब भी रिलीजियस एक्टिविटीज की बात आती है तो वहां पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वहां पे टैक्स की छूट है ना। जब भी हम कोई भी रिलीजियस, जैसे अगर आप चंदा लेते हो, है ना, रिलीजन के नाम पे अगर कोई चंदा ले रहा है तो ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, टैक्स का उसको फिर कोई भी सीन नहीं आएगा। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक है। ये थोड़ा सा सेंसिटिव भी है, इंपॉर्टेंट भी है। लाइक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको सेंसिटिव तरीके से आपको देखना। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पे अगर कोई रिलीजियस फंक्शन है, अब कोई रिलीजियस गैदरिंग हो गई या कोई रिलीजियस हो गया, तो वहां पे मेरे ऊपर है, मेरे पास राइट है, मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं ना जाना चाहूँ तो फिर मैं ना जा सकता हूँ, इजंट इट? तो दैट इज द फ्रीडम आई हैव, लाइक क्योंकि आई हैव द फ्रीडम टू एक्सरसाइज द रिलीजन। अब लेट अस सपोज मैं एथिस्ट हूँ, मैं सिर्फ साइंस को बिलीव करता हूँ, आई बिलीव ओनली इन साइंस, आई डोंट बिलीव इन गॉड,
or some superpowers and of that sort, then it's my right. अब कोई मेरे पे थोप नहीं सकता है कि भाई तुमको तो इनको मानना ही पड़ेगा या तुमको तो ये करना ही पड़ेगा, मेरी मर्जी। दैट्स द फंडामेंटल राइट आई हैव। एंड ये जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, हम मंदिर जाते हैं या हम हनुमान चालीसा करते हैं, हम आरती करते हैं, ये हमारी चॉइस है, ये हमारा एक बिलीफ है। हम जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं वो हमारा एक बिलीफ है। कोई हमको कह नहीं रहा है कि तुमको ये करना है, हमारा एक बिलीफ है कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे मन की शांति मिलेगी, अगर मैं ओम चैंटिंग करूंगा तो मुझे मन की शांति मिलेगी, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दैट्स माई बिलीफ एंड इट्स माई फंडामेंटल राइट। लाइक मेरी मर्जी, करना चाहो तो करो, ना करना चाहो तो कितना आजादी हमको मिली है। फिर आएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमारी धरोहर को बचाना ये हमारा राइट है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, जैसे अगर हमको ये समझ में आ रहा है कि कोई एक रीजनल लैंग्वेज है वो विलय हो रही है, लाइक लाइक वो समय के साथ साथ डिग्रेड होती जा रही है, लाइक लोग उसको यूज करना कम कर रहे हैं, तो हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हम उसको बचा सकते हैं। हम उसके खिलाफ लाइक उसके सपोर्ट में मूवमेंट प्रोटेस्ट कर सकते हैं या अवेयरनेस मूवमेंट चला सकते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ये हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि लैंग्वेज एक कल्चरल हमको विरासत में मिला है ना, लैंग्वेज लाइक संस्कृत। एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स या स्क्रिप्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे फिर आ जाता है जो भी वैदिक स्क्रिप्चर्स हमारे पास हैं उसको बचाना, वो हमारा राइट है। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो यूपीएससी ना ये जो भी माइनॉरिटीज हैं या जो ट्राइब्स हैं उस पे जरूर क्वेश्चंस बनाता है और फोकस कराता है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं ट्राइब से रिलेटेड। आपको जो भी सेंसिटिव ट्राइब्स हैं विच आर नियर टू लाइक कोलैप्स, उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो उनको भी बचाना है, उनके कल्चर को, वहीं से तो लाइक विरासत आगे बढ़ेगी ना, कल्चर। तो वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। देखो एजुकेशनल राइट्स भी एक फंडामेंटल राइट है, जैसे अभी आपने देखा राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन में एक और ये भी राइट आ जाता है कि कोई भी भारत का नागरिक अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। इसीलिए तो आज आप कितनी सारी कोचिंग्स देख रहे हो, कितने सारे प्राइवेट स्कूल्स आप देख रहे हो, प्राइवेट कॉलेजेस आप देख रहे हो, क्योंकि वो लोग, एजुकेशन इज द हक, इट्स द राइट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन, एंड उसको इंश्योर करने के लिए वो लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल रहे हैं ताकि हर किसी को एजुकेशन मिल पाए, isn't it? So that is the idea. So that is cultural and educational rights. अगला जो इंपॉर्टेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है दवाई या उसको आप कहोगे कि इलाज, इलाज विल बी द राइट वर्ड, इलाज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इलाज, कॉन्स्टिट्यूशनल इलाज का मतलब क्या है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उसमें आपको लगता है कि कोई चीज वायलेट हो रही है, तो आपके पास ये फंडामेंटल राइट है कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। आज भारत में हर एक नागरिक कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, जस्ट आपके पास एक वैलिड पॉइंट होना चाहिए। अगर आपका कंसर्न वैलिड है तो सुप्रीम कोर्ट को तो अटेंड करना ही पड़ेगा आपको। इट्स योर फंडामेंटल राइट। सो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज अ राइट टू मूव टू द, एंड नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, एनी कोर्ट, लाइक बिकॉज पहले तो आप एक लोअर कोर्ट से शुरू करोगे ना, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू करोगे, फिर हाई कोर्ट, फिर जाके आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे। तो हर किसी के पास फंडामेंटल राइट है कोर्ट का या वकील का भी मदद लेना, वो फंडामेंटल राइट है। इसीलिए आपने देखा होगा ना कि जब भी किसी पे लाइक पुलिस एक्शन करती है तो सबसे पहले वो एक लॉयर को अपने साथ रखता है, वो उसका फंडामेंटल राइट है। एवरीबडी हैज द फंडामेंटल राइट फॉर लीगल रेमेडीज, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहते हैं, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दिस राइट इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट एंड इज कंसिडर्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल कब होगा, जब चीजें सही से एनफोर्स हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपने इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिख दी, दैट इज वेरी अप्रिशिएबल, बट व्हाट इफ ग्राउंड में अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है, अगर ग्राउंड में वो चीजें एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही है, तो क्या फायदा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का
वो है या जो फंडामेंटल राइट, सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सो दैट अगर कोई राइट आपका वायलेट हो रहा है तो यू हैव द पावर टू मूव टू द कोर्ट टू फाइट फॉर योर राइट्स। अब यहाँ पे हम एक और एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, लास्ट फेज ऑफ द लेक्चर। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, जो अभी हमने डिस्कस किया नहीं था। इसका मतलब ये है कि देखो, डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स हमने लिखे हैं, अब समय के साथ साथ इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, कैन बी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस imposed by the state in the interest of नेशनल सिक्योरिटी। जब भी नेशनल सिक्योरिटी वाली बात आ जाती है, लाइक कोविड-19 की जब बात आई थी, तो फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन अपने को देखने को मिले। 3 महीने, अगर 21 दिन का लॉकडाउन था तो 21 दिन तक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कोई भी अपना दुकान में नहीं जा सकता, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं आपका बिजनेस बंद हो गया, भले ही आपको लॉस बुक करना पड़ा है, करना पड़ेगा, क्या करें। या जब इमरजेंसी लगती है देश में तो फंडामेंटल राइट पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। पब्लिक ऑर्डर, जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाती है तब भी फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। जब मोरालिटी की बात आ जाती है, मोरालिटी में जैसे किसी का असैसिनेशन हो गया, या जब हैवॉक हैवॉक क्रिएट हो गया, जैसे कि अब जैसे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, तो आफ्टर अ टाइम जैसे हमने देखा ना, खालिस्तानी जो थे एलिमेंट्स, उन्होंने रेड फोर्ट पे रेड कर दिया, तो वहां पे क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। अब जैसे बांग्लादेश में जब सरकार गिरी, शेख हसीना की जब सरकार गिरी, तो बांग्लादेश में क्या हुआ, वो इतने एग्रेसिव हो गए वहां के लोग कि वहां पे सरकार को इंटरनेट बंद करना पड़ गया, एंड उन्होंने बहुत सारे लाइक कर्फ्यू कर्फ्यू लगा दिया। तो जब भी कर्फ्यू लगता है तो फंडामेंटल राइट्स आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो भारत में भी कर्फ्यू लगता है ना। अब जब भी हेल्थ इमरजेंसी आती है जैसे कोविड-19, अब फंडामेंटल राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, दे आर टेस्टामेंट टू द डेमोक्रेटिक वैल्यूज एनश्राइन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम कहते हैं ना कि भारत तो डेमोक्रेसी है, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स प्ले अ रोल। डेमोक्रेसी कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके साथियों, तो हमने फाइनली ये लेक्चर कंप्लीट किया, जिसमें कि हमने काफी अच्छे से फंडामेंटल राइट्स को कवर किया, एंड एक एक चीज हमने डिस्कस करी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको कुछ फील भी आया होगा कि ये फंडामेंटल राइट्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंड कितना एक अच्छा गिफ्ट हमको मिला है हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जो ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स हैं, और हम हमेशा उनके कर्जदार रहेंगे इतना अच्छा गिफ्ट हमको देने के लिए, जहाँ पे कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट, कितनी सारी चीजें अपने को मिली है, राइट टू प्रोफेशन, आप जो मर्जी वो काम कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। तो एवरीथिंग इज सो सिस्टमैटिक। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो लेक्चर, कमेंट योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप सब्सक्राइब करना भी आपका फंडामेंटल राइट है, यू हैव द पावर टू सब्सक्राइब, सो प्लीज सब्सक्राइब, सपोर्ट मी, सो दैट मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आने वाले समय में लेके आऊं। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।